हेलो फ्रेंड्स, मिशन आईएएस में आपका स्वागत है। आज हम विजय आईएएस के 19 जनवरी वाले दिल्ली करंट अफेयर्स डिस्कस करेंगे। सो फ्रेंड्स, लेट्स मूव टू द फर्स्ट आर्टिकल। बेसिकली गवर्नमेंट may target fiscal deficit at 4% of GDP by 2025 to 2026। तो प्रीलिम्स के लिए क्या इम्पोर्टेंट है, तो एफडी यानी कि फिजिकल डेफिसिट के बारे में जानना, जिसको आप सिंपल एग्जांपल से समझ सकते हो कि लेट्स से एक कंपनी है और आप उस कंपनी में वर्क करते हो, तो आपको मंथली सैलरी मिलती है। लेट्स से वो सैलरी है 10,000 और इस सैलरी से आप एक्सपेंडिचर करते हो सकता है आपको रेंट देने पड़ते हो या फिर स्कूल फीस या फिर खाने पीने में खर्च या फिर शॉपिंग्स। इन सब के कारण जो आपके खर्च लेट्स से एक पार्टिकुलर मंथ में 15,000 हो गए, तो यहाँ पर आप देख सकते हो यू हैव एक्सीडेड योर एक्सपेंडिचर देन योर इनकम। आपने खर्च ज्यादा कर दिया इनकम के कंपैरिजन में। तो जब ऐसी स्थिति आती है कि खर्च ज्यादा हो जाता है एज कंपेयर टू द इनकम, तो उसे हम डेफिसिट कहते हैं। उसी प्रकार से गवर्नमेंट, उनके पास भी रेवेन्यू आती है टैक्सेशन एंड अदर सोर्सेज के माध्यम से, लेकिन अगर उनका एक्सपेंडिचर उनके रेवेन्यू से ज्यादा हो जाता है, लेट्स से वो मोर एंड मोर इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट या फिर स्कीम्स लेके आती है, जिसके कारण एक्सपेंडिचर उनका बढ़ जाता है और एक्सीड कर जाता है रेवेन्यू से, तो ऐसी स्थिति को फिस्कल डेफिसिट की स्थिति कहेंगे। तो आप यहाँ देख सकते हो फिस्कल डेफिसिट इज द डिफरेंस बिटवीन गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर एंड रेवेन्यूज। और जब रेवेन्यू हाई रहते हैं देन द एक्सपेंडिचर, तो सिंपली उसे हम कहेंगे कि बजट इज फिस्कल सरप्लस। तो हाइयर फिस्कल डेफिसिट कैन बूस्ट ए स्लगिश इकोनॉमी। इसका क्या मतलब हुआ, तो बेसिकली आपको पता है कि अभी हमारी इकोनॉमी स्लो डाउन के फेज में है। अब इन्हें बूस्ट करना है, यानी कि मैन्युफैक्चरिंग बढ़ाना है, डिमांड बढ़ाने हैं पीपल्स के बीच, सो दैट मोर एंड मोर परचेजेज हो सके और इकोनॉमिक एक्टिविटीज में स्पीड आ सके। तो उसके लिए जरूरी तो है कि जो लोग हैं उनके पास मनी अवेलेबल हो। अब मनी कहाँ से आएंगे गरीब लोगों के पास, जब उन्हें फाइनेंशियल इंसेंटिव्स इन द फॉर्म ऑफ स्कीम्स, जैसे प्रधानमंत्री किसान योजना, इस प्रकार की स्कीम के माध्यम से उन्हें पैसे दिए जाते हैं, या फिर एमएसएमईज को फाइनेंशियल इंसेंटिव दिए जाते हैं, या फिर आप आत्मनिर्भर भारत देख लो। तो ये सब एक तरीका है कि कैसे इकोनॉमी को रिवाइव करना है। तो जब आपको इकोनॉमी को रिवाइव करना होता है, स्लो डाउन से आपको स्पीड अप करना होता है, तो जरूरी है कि पैसे या लिक्विडिटी इन्फ्यूज किए जाए इकोनॉमी में। तो जब भी लिक्विडिटी इन्फ्यूज किए जाएंगे, तो इसका मतलब सरकार के जो एक्सपेंडिचर है वो बढ़ जाएगी, और एक्सपेंडिचर बढ़ जाने का मतलब है कि फिजिकल डेफिसिट बढ़ जाएगा। तो दैट मीन्स कि हाइयर एफडी में बूस्ट इस स्लगिश इकोनॉमी। याद रखना है आपको कि इट मे बूस्ट या इट कैन बूस्ट, इट विल एक्चुअली बूस्ट, इट विल डिपेंड ऑन मेनी फैक्टर्स। तो अगर यूपीएससी प्रीलिम्स में आए क्वेश्चन आता है कि हाइयर एफडी विल डेफिनेटली बूस्ट स्लगिश इकोनॉमी, ये रॉन्ग होगा। इट मे बूस्ट, ये आंसर करेक्ट होंगे। तो हाइयर एफडी इन थ्योरी कैन बूस्ट स्लगिश इकोनॉमी। कैसे, जब मोर एंड मोर मनी लोगों को दिए जाएंगे, जिसके माध्यम से वो मोर प्रोडक्ट्स बाय कर सकते हैं, इन्वेस्ट कर सकते हैं। लेकिन ये भी है कि अगर लॉन्ग टर्म में फिजिकल डेफिसिट वो डेट्रीमेंटल हो सकते हैं फॉर इकोनॉमिक ग्रोथ एंड स्टेबिलिटी। बिकॉज अगर गवर्नमेंट ही ज्यादा बोरो कर रही है, तो इसका मतलब ये हुआ कि बाहर से फॉरेन इन्वेस्टमेंट नहीं आएंगे। और जो क्रेडिट रेटिंग एजेंसी वर्क करती है, जो गवर्नमेंट बॉन्ड्स को रेट देते हैं, जिसके माध्यम से इन्वेस्टर्स अट्रैक्ट होते हैं, हो सकते हैं वो सब न आए, क्योंकि गवर्नमेंट इज स्पेंडिंग मोर देन देयर इनकम।
अगर एफडी को रिवाइज करके 4% ऑफ जीडीपी कर दिया जाता है, तो डेफिनेटली इट विल हेल्प इन रीगेनिंग द कॉन्ट्रैक्टिंग जीडीपी ग्रोथ। तो दैट्स वाई गवर्नमेंट प्लान कर रही है कि 4% का टारगेट कर दिया जाए एफआरबीएम के तहत। There will also be demands for expansionary policies even in the next couple of days. तो बेसिकली लॉजिक बताया जा रहा है कि why government is planning to increase the FD। तो आने वाले समय में गवर्नमेंट एक्सपेंशनरी पॉलिसीज लाने वाली है, बिकॉज आपको पता है इतनी आसानी से इकोनॉमिक स्लोडाउन तो ठीक होने वाली नहीं है, और गवर्नमेंट की रेवेन्यू भी उतनी नहीं है कि वो फंड करे। दैट्स वाई उन्हें एक्सपेंशनरी पॉलिसीज अपनानी ही होगी आने वाले समय में। सो द प्लान इज टू इंक्रीज एफडी अप टू 4%। तो इसका मतलब ये हुआ कि गवर्नमेंट इज सेट टू डेविएट फ्रॉम लॉन्ग स्टैंडिंग मीडियम टर्म टारगेट ऑफ 2.5 to 3% ऑफ जीडीपी एज प्रिस्क्राइब्ड बाय द एफआरबीएम एक्ट 2004। तो मैंने आपको बताया कि ऐसा करना है, यानी कि अगर एक्सपेंशनरी पॉलिसीज आप अपना रहे हो तो इसका मतलब आने वाले समय में जो फिस्कल डेफिसिट है आपके बढ़ जाएंगे, और न सिर्फ बढ़ जाएंगे, जो टारगेट सेट किया गया है एफआरबीएम एक्ट के तहत, दैट इज 2.5% to 3% ऑफ द जीडीपी, वो टारगेट भी ब्रीच हो जाएगा। तो ब्रीच होने से बढ़िया है कि अमेंड कर दिया जाए एफआरबीएम एक्ट में और उस डेफिसिट के टारगेट को बढ़ाकर 4% कर दिया जाए। तो बेसिकली एनके सिंह पैनल, ये आपको याद रखने हैं, बिकॉज दिस पैनल वाज कंस्टिट्यूटेड टू रिव्यू द फिस्कल कंसोलिडेशन की गवर्नमेंट कैसे आने वाले समय में अपने फिस्कल डेफिसिट को कंट्रोल करे। इसके लिए पैनल बनाई गई थी। इन्होंने रिकमेंड भी किया था कि जो फिस्कल डेफिसिट है उसे 3% किए जाने चाहिए बाय 2017-18, और उसे फिर धीरे धीरे और रिड्यूस किए जाने चाहिए, बिकॉज एज वी नो कि हायर फिस्कल डेफिसिट इज नॉट सुटेबल फॉर ए इकोनॉमी। और वही बहुत बात कही गई थी कि इट शुड बी रिड्यूस ग्रेजुअली टू 2.5% बाय 2023, जिसमें 2.8% फाइनेंशियल ईयर 21 की बात की गई थी, 2.6% 21-22 की बात की गई थी। लेकिन बाद में आपको पता है गवर्नमेंट ने अपने टारगेट में कुछ चेंज किया था, जिसमें उन्होंने जो टारगेट रखा था एफडी का 3.1% ऑफ जीडीपी बाय 2022-23। सो अगर फिर से एफडी के टारगेट को वाइडन करना है, यानी 4% करना है, तो उन्हें अमेंड करना पड़ेगा एफआरबीएम एक्ट में, और उसमें मेंशन करना पड़ेगा कि जो एफडी के टारगेट रखे जाएंगे वो 4% होंगे जीडीपी के। तो एक सिंपल पॉलिटी का कंसेप्ट आपको बता दूं कि जब भी कोई ऑर्डिनरी बिल पास करना होता है पार्लियामेंट से, तो सबसे पहले उसे दोनों हाउसेस से पास कराने होंगे, लोकसभा राज्यसभा से, बाय सिंपल मेजोरिटी। उसके बाद एक बार पास हो गया तो प्रेसिडेंट के असेंट के लिए जाता है, और व्हेन द प्रेसिडेंट गिव्स हिज असेंट द बिल बिकम द लॉ। तो इस प्रक्रिया से गुजरना पड़ेगा अगर एफआरबीएम एक्ट में अमेंड करना है तो। एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से आपको ये याद रखना पड़ेगा कि ये जो पैटर्न देख रहे हो फिस्कल डेफिसिट का फ्रॉम 2016 टू 2019-20, आप देख सकते हैं इट इज ए जिगजैग, यानी कि फिस्कल डेफिसिट एज ए परसेंटेज ऑफ जीडीपी कोई स्टीडली इंक्रीज नहीं कर रही है। यहाँ देखो 3.5% जो हमारा एक्चुअल है, और ये जो रेड कलर में देख रहे हो वो बेसिकली बजट में जो एस्टिमेटेड टारगेट है, और ग्रीन वाले में ये जो हमने अचीव किया है। तो आप देख सकते हो कि 3.5% है, 3.5% है, यहाँ तो ठीक चल रहा है, लेकिन यहाँ देखो 3.4% हुआ, कम हो गया। फिर यहाँ आप देख सकते हो कि जो डेफिसिट है कितना ज्यादा बढ़ गया। तो इसका मतलब जो फिस्कल डेफिसिट है वो हमारा ना ही कंटिन्यूसली डिक्रीज किया है, ना ही कंटिन्यूसली इंक्रीज किया है, इट इज ए जिगजैग मोशन। तो इस प्रकार के क्वेश्चन पैटर्न वाइज यूपीएससी पूछती है, तो आपको याद रखना है, और 2020-21 के डाटा आने वाले होंगे, इसे आप अपडेट कर सकते हो। Let's move to the next article. It is about India Meteorological Department, that is IMD, may introduce new monsoon model this year. यानी कि आपको पता है कि मॉनसून प्रिडिक्शन काफी ज्यादा रॉन्ग हो रहा है आईएमडी का। तो एक
डिबेट चल रही है कि मॉडल में कुछ अपडेशन किया जाए सो दैट प्रिडिक्शन को बेहतर और ज़्यादा इम्प्रूव किया जाए। सो न्यू स्टेप बीइंग टेकन टू इम्प्रूव द मॉनसून प्रिडिक्शन। तो जो नया स्टेप लाया जाएगा, इट विल बी ए मल्टी मॉडल एजेंबल अप्रोच, जिसमें डिफरेंट मॉडल्स के कम्बिनेशन होंगे सो दैट ये जो ऑपरेशनल फोरकास्ट एरर है मॉनसून प्रोडक्शन में उसे इम्प्रूव किया जा सके, उसे कम किया जा सके। ये ऑपरेशनल फोरकास्ट एरर का मतलब लेट्स से कि मॉनसून को प्रिडिक्ट किया गया है कि 1 जून को अराइव करेगा, लेकिन उसे 1 जून को अराइव करने के बजाय वो 15 जून एक मंथ बाद पहुंच रही है। तो इसका मतलब क्या हो रहा है, फोरकास्ट एरर। तो इस फोरकास्ट एरर के कारण काफी ज्यादा परेशानियां झेलनी पड़ती है, चाहे वो एग्रीकल्चर फार्मर्स हो या फिर अन्य जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज होते हैं जो रेनफॉल पे डिपेंड करते हैं। दैट्स व्हाई द प्रेडिक्शन सिस्टम नीड्स टू बी मॉडर्नाइज्ड। अगर हम करंट फोरकास्ट सिस्टम की बात करें तो इट आर डन यूजिंग मॉनसून मिशन कपल्ड फोरकास्टिंग सिस्टम यानी कि MFCFS एंड स्टैटिकल इनसेम्बल फोरकास्टिंग सिस्टम। जो नेक्स्ट सजेशन दिए गए हैं इस मॉडल में जो इनकॉर्पोरेट किए जाएंगे, तो बेसिकली स्पेशल सीजनल फोरकास्ट इश्यू किए जाएंगे रेनफेड एरियाज के लिए, यानी कि जो रेनफेड एरियाज है उनके लिए स्पेशल सीजनल फोरकास्ट किए जाएंगे। अब ये रेनफेड एरियाज क्या होते हैं, तो रेनफेड एरियाज वो रीजन होते हैं जहां जो एज्यूर्ड इरिगेशन है वो सुविधा नहीं होती है, यानी कि मेजोरिटी ऑफ द एरिया जो रेनफेड में आएंगे वो रेनफॉल पर डिपेंड करेंगे, यानी कि अगर वहां पे कोई क्रॉप शो किया जा रहा है तो इट विल बी प्राइमरली irrigated by the means of rainfall. So India's ranks first in rainfed agriculture। तो आपको पता है कि इंडिया का जो रैंकिंग है रेनफेड एग्रीकल्चर में वो फर्स्ट नंबर पे आता है इन टर्म्स ऑफ एरिया एंड वैल्यू ऑफ प्रोडक्ट। इट कंट्रीब्यूट्स टू 60% ऑफ द वैल्यू ऑफ एग्रीकल्चर जीडीपी ऑफ इंडिया। तो बेसिकली जो रेनफेड एग्रीकल्चर है यानी कि वो एरिया के प्रोडक्ट जहाँ रेनफेड एग्रीकल्चर किए जाते हैं वो 60% ऑफ द वैल्यू ऑफ एग्रीकल्चर जीडीपी कंट्रीब्यूट करते हैं। बाकी 40% इरिगेटेड लैंड से हमको प्राप्त आते हैं, जैसे पंजाब और हरियाणा वाला रीजन है, आप समझ सकते हो वेल इरिगेटेड रीजन है, तो उन्हें रेन की रिक्वायरमेंट उतना ज्यादा नहीं होती है जितना ईस्टर्न रीजन को होती है, बिकॉज दे मोस्टली डिपेंड्स ऑन the rainfall. The next recommendation that will be included is to give a monthly outlook for 4 months of the rainfall season। यानी कि जो 4 मंथ के मॉनसून वाले सीजन होते हैं पर मंथ एक प्रकार से जो मॉनसून के पैटर्न होंगे उनका एक आउटलुक या ओवरव्यू प्रदान किया जाएगा। फ्लड वार्निंग फोरकास्ट जो सेंट्रल वाटर कमीशन को प्रदान किए जाते हैं उसे अब 5 डेज कर दिया जाएगा, क्योंकि प्रेजेंट डे ये जो फ्लड वार्निंग सिस्टम फोरकास्ट होते हैं वो 3 डेज तक के लिए होते हैं, यानी कि 3 दिन तक के लिए ये फ्लड वार्निंग फोरकास्ट होते हैं। तो अब सजेशन है कि इस फोरकास्ट को अगले 5 दिन तक कर दिया जाए। और ये जो फोरकास्टिंग है अर्बन फ्लडिंग इन जो चेन्नई एंड मुंबई इसे भी कैरी किए जाएंगे, क्योंकि आपको पता है कि चेन्नई मुंबई एक प्रकार से एक्सेसिव रेनफॉल रिसीव करने के कारण वहां फ्लडिंग आती है। तो IMD has recently failed to gauge the magnitude of the excess rainfall in 2019 and 20। तो आपको पता होना चाहिए कि इस बार जो IMD का प्रेडिक्शन रहा है वो थोड़ा सा डेविएट हो गया, यानी कि उन्होंने प्रेडिक्ट किया था या तो नॉर्मल रेनफॉल होगी या फिर बिलो नॉर्मल होगी, बट इस बार एक्सेसिव रेनफॉल हुए हैं। तो डेफिनेटली एक प्रकार से डिबेट छिड़ गई थी कि जो मैकेनिज्म है IMD के पास प्रेडिक्शन वाली वो उचित नहीं है, वो सफिशिएंट नहीं है। That's why they have to change the model of prediction। और आपको पता होने चाहिए कि जो प्रिडिक्शन के रूल कितने बड़े हैं भारत के लिए, क्योंकि
मॉनसून फोरकास्ट क्रिटिकल है फूड प्रोडक्शन एंड जीडीपी ग्रोथ के लिए। जैसा कि मैंने बताया कि जो 60% जो एग्रीकल्चर लैंड है वो डिपेंड करते हैं रेनफॉल के ऊपर फॉर द क्रॉप्स टू बी सोन एंड ग्रोन। तो फूड सिक्योरिटी के लिए बेहद नेसेसरी है। डेफिसिट रेनफॉल कुड एडवर्सली इम्पैक्ट फार्मर इनकम एंड ड्रैग रूरल डिमांड कंजम्पशन। तो ये है। Let's move to the next article. It is about Education Ministry to soon release implementation plan for National Education Policy 2020। यानी कि अभी हाल ही में जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 इंट्रोड्यूस की गई थी, उनके इम्प्लीमेंटेशन प्लान को धीरे धीरे अब मिनिस्ट्री रिलीज कर रही है। तो क्या कंटेक्स्ट से हम बात करते हैं तो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 अब तक का थर्ड सीरीज कह सकते हैं एजुकेशन पॉलिसीज के क्षेत्र में, क्योंकि फर्स्ट जो पॉलिसी आफ्टर इंडिपेंडेंस लाई गई थी 1968 में, सेकेंड 1986 में और अब 2020 में लाई गई है। एंड इट कवर्स स्कूल एजुकेशन फ्रॉम प्री प्राइमरी टू सीनियर सेकेंडरी। जो रिकमेंडेशंस है अंडर नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, इसके वेराइट टाइमलाइन है, यानी कि जो पॉलिसी बनाई गई है वो अगले 20 ईयर तक वर्क करेगी। इसीलिए फेज्ड मैनर में पॉलिसी को इम्प्लीमेंट किए जा रहे हैं और आने वाले समय में फिर से कुछ इम्प्लीमेंटेशन प्लान रिलीज किए जाएंगे बेस्ड ऑन द नीड एंड नेसेसिटी, बिकॉज इट दिस पॉलिसी कवर्स द नेक्स्ट 20 ईयर्स। अब तक क्या स्टेप लिए गए हैं तो आप यहाँ देख सकते हो। तो नेशनल इनिशिएटिव फॉर स्कूल हेड्स एंड टीचर्स होलिस्टिक एडवांसमेंट प्रोग्राम, यानी कि निश्चित प्रोग्राम चलाई जाती है। इट इज एन इनिशिएटिव जिसके तहत टीचर्स एंड स्कूल प्रिंसिपल की कैपेसिटी बिल्डिंग की जाती है एलिमेंट्री स्टेज के लेवल पर। द नेक्स्ट इज डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर नॉलेज शेयरिंग, यानी कि दीक्षा। इसके बारे में आप भी जानते होंगे, काफी ज्यादा इंटरेक्टिव ऐप है जिसके माध्यम से आप इंटरेक्टिव लर्निंग एज वेल एज जो आपके ई कंटेंट है लेट्स से कि टेक्सचुअल बुक्स वो आप एक्सेस कर सकते हो एंड वेरियस ई कंटेंट्स को भी आप एक्सेस कर सकते हो। द नेक्स्ट स्टेप इज अप्रूवल फॉर सेटिंग अप नेशनल मिशन ऑन फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी मिशन। तो क्या है इसका मतलब, तो आपको पता होगा कि काफी ज्यादा न्यूज आते रहती है कि 5th क्लास का बच्चा थर्ड या फिर 2nd क्लास के बच्चे के जो टेक्स्ट बुक होते हैं उनको वो रीड नहीं कर पाते या फिर बेसिक मैथ्स नहीं सोल्व कर पाते। तो इसी के लिए इस विडंबना को सोल्व करने के लिए ये जो मिशन है लाया गया था सो दैट उनके फाउंडेशनल लिटरेसी और न्यूमरेसी को इम्प्रूव किया जा सके। द नेक्स्ट वाज मनोदर्पण इनिशिएटिव। इट वाज फॉर मेंटल हेल्थ एंड वेलबींग ऑफ द स्टूडेंट्स, उनको इनकरेज करना था, जिसके तहत इमोशनल सपोर्ट एंड काउंसलिंग प्रदान की जाती है टू द स्टूडेंट्स हु आर इन द डिस्ट्रेस। इट कैन बी ड्यू टू एग्जाम प्रेशर, इट कैन बी ड्यू टू पढ़ाई में मन न लग रहा हो। सो द नेक्स्ट इज डेवलपमेंट ऑफ इंडियन साइन लैंग्वेज डिक्शनरी फॉर स्कूल एजुकेशन। इसे भी प्रपोज किए गए हैं और एग्जिस्टिंग स्कीम जो अभी तक चल रहे थे आप भी देख सकते हो, समग्र शिक्षा अभियान, मिड डे मील स्कीम, पढ़ना लिखना अभियान, ये सब अलाइन है विद द रिकमेंडेशंस ऑफ एनईपी। स्टेट्स एंड यूटीज ये खुद अपने ऑन टास्क फोर्स कंस्टिट्यूट कर रही है सो दैट एनईपी का बेटर इंप्लीमेंटेशन अपने स्टेट डिस्ट्रिक्ट में किया जा सके। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट आर्टिकल। तो बेसिकली वाइस प्रेसिडेंट सजेस्ट कॉर्पोरेट्स टू इनकरेज विसल ब्लोइंग मैकेनिज्म। सबसे इंपॉर्टेंट बात, सबसे पहले आप हमें ये बताइए कि विसल ब्लोअर्स का क्या मतलब होता है। तो बेसिकली विसल ब्लोअर एक ऐसा आप कह सकते हो कि व्यक्ति होगा जो सीक्रेटली वर्क करता है टू प्रोवाइड इंफॉर्मेशन, सीक्रेट इंफॉर्मेशन फॉर द रॉन्ग डूअर्स या फिर मिसकंडक्ट, करप्शन, फ्रॉड, अनएथिकल एक्टिविटीज, तब उसे विसल ब्लोअर कहते हो। जैसे कि कोई कंपनी है और कंपनी में लेट्स से कि आई एम वर्किंग एंड देयर इज ए मैनेजर। हमें पता है कि ये मैनेजर गलत काम कर रहा है, मिसकंडक्ट कर रहा है, करप्शन कर रहा है और मुझे पता है, और मैं क्या कर रहा हूँ विदाउट टेलिंग एनीवन, सीक्रेटली डायरेक्टर को मैंने जाके खबर दे दी। तो दिस मीन्स कि आई एम एक्टिंग एज ए विसल ब्लोअर हु इज प्रोवाइडिंग इंफॉर्मेशन, सीक्रेटिव इंफॉर्मेशन
to the concerned individual that can expose corruption, that can expose the misconduct of the people. लेकिन विशेल ब्लोअर की सबसे बड़ी समस्या ये है कि उन्हें प्रॉपर प्रोटेक्शन नहीं मिल पाते, फाइनेंशियल इंसेंटिव नहीं मिल पाते, अदरवाइज कौन अपने जॉब्स को या अपने लाइफ को खतरे में डालेगा। So hope you have understood the term whistleblower। तो आप देख सकते हो whistleblower is the act of drawing attention to an authority figure or public to perceived wrongdoing, misconduct, corruption, fraud, unethical activity within the public, private or third sector organization। बट whistleblowers की समस्या जैसा कि मैंने बताया कि it can face reprisals from their employer because the employer can itself suffer reputational damage। एक बार आरोप लग गए तो फिर रेपुटेशन, डिग्निटी ये सब तो चली ही जाती है। एज ए रिजल्ट विशल ब्लोअर को हो सकता है जॉब से भी निकाल दिया जाए और साथ ही साथ वो कलीग्स भी उन्हें पसंद ना करे जो खुद ऐसे इलिसिट एक्टिविटीज में इन्वॉल्व था। विशल ब्लोअर्स कैन ब्लो द लिड ऑफ कॉर्पोरेट एंड फाइनेंशियल स्कैम्स। तो विशल ब्लोअर का सिग्निफिकेंस काफी ज्यादा है बिकॉज कॉर्पोरेट सेक्टर में आपको पता है कि काफी ज्यादा करप्शन, मिसकंडक्ट होते रहते हैं या फिर फाइनेंशियल स्कैम्स होते हैं और लोगों को पता भी रहते हैं बट दे डोंट एक्सपोज। तो विशल ब्लोअर इस प्रकार की जो एक प्रकार से विसंगति है उसे एक्सपोज कर सकती है। दैट्स व्हाई दे नीड लॉज फॉर प्रोटेक्शन। और आप देख सकते हैं एडवर्ड स्नोडेन फॉर्मर CIA एम्प्लॉय, इन्होंने बेसिकली क्लासिफाइड इंफॉर्मेशन पब्लिक के सामने रिलीज किए थे विकीलीक्स पे। अब क्या मैकेनिज्म प्रेजेंटली इंडिया प्रदान करता है टू प्रोटेक्ट द विशल ब्लोअर? तो बेसिकली देयर इज अ विशल ब्लोअर प्रोटेक्शन इन 2014। इट प्रोवाइड प्रोटेक्शन ऑफ देयर आइडेंटिटी, यानी कि उनकी आइडेंटिटी का डिस्क्लोजर नहीं किया जाएगा सो दैट उनकी आइडेंटिटी गुप्त रहे और वो सीक्रेटली अपने काम को अंजाम देते रहे। एंड आल्सो हैव स्ट्रिक्ट नॉर्म्स टू प्रिवेंट देयर विक्टिमाइजेशन। द नेक्स्ट इज SEBI PIT, यानी कि प्रोहिबिशन ऑफ इनसाइडर ट्रेडिंग रेगुलेशन। तो ये बेसिकली विशल ब्लोअर्स को रिवार्ड करते हैं एंड अदर इन्फॉर्मेशन बिकॉज ऑफ द शेयरिंग इन्फॉर्मेशन इनसाइडर ट्रेडिंग केसेस। ये इनसाइडर ट्रेडिंग केसेस को आप समझ लो। इसके तहत क्या होता है कि जब भी सिक्योरिटीज यानी कि बॉन्ड्स या फिर शेयर्स खरीदे या बेचे जाते हैं तो बिफोर पब्लिशिंग द प्राइस या फिर बिफोर पब्लिशिंग द शेयर, ये जो इंटरनल या इनसाइडर ट्रेडिंग होती है इन सब को पता रहती है कि प्राइस क्या होने वाले है, कितने शेयर इश्यू किए जाएंगे, प्रॉफिट में होंगे या नहीं होंगे, सारी जानकारी इनको ऑलरेडी पता रहती है। दैट्स व्हाई दे बिकम्स प्रॉफिटेबल। और ये जो है कॉम्पिटिटिव मार्केट, जो कॉम्पिटिटिव शेयर मार्केट है उसको ये वायलेट करता है। तो दैट्स व्हाई इनसाइडर ट्रेडिंग केसेस के जुड़े मसले को भी ये डील कर सकता है विशल ब्लोअर। कंपनीज एक्ट 2030 मैंडेटरी करता है फॉर द एंटिटीज विच आर लिस्टेड ऑन अ स्टॉक एक्सचेंज कि वो ऑडिट कमेटी सेटअप करे टू इन्वेस्टिगेट विशल ब्लोअर कंप्लेंट्स। तो ये सब कुछ मैकेनिज्म है जो विशल ब्लोअर को प्रोटेक्शन देते हैं, जिससे आपको याद रखने हैं। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट आर्टिकल। इट इज अबाउट टास्क फोर्स ऑन मैरिज एज जो तैयार की गई थी। इन्होंने अपनी रिपोर्ट प्राइम मिनिस्टर्स ऑफिस को सबमिट कर दी है। तो बेसिकली गवर्नमेंट ने टास्क फोर्स विच वाज हेडेड बाय जया जेटली सेटअप की गई थी फॉर एग्जामिनिंग द मैटर्स की जो एज ऑफ मदरहुड होने चाहिए वो क्या होंगे, साथ ही साथ कैसे मैटरनल मोर्टेलिटी रेट को कम किया जाए, न्यूट्रिशनल लेवल्स जो वुमेन में एक समस्याएं बनी हुई हैं उनको दूर किया जाए, उनको सुधारा जाए एंड रिलेटेड इश्यू। आपको याद ये रखना है कि जया जेटली के द्वारा हेड किया गया जो कमिटी है इट वाज ऑन एग्जामिनिंग द मैटर्स रिलेटेड टू वुमेन मदरहुड या फिर मैटरनल मोर्टेलिटी रेट, इसे याद रखना है। जो टर्म्स ऑफ रेफरेंस है यानी कि कौन कौन से मुद्दे पे सजेशन दिए गए, तो बेसिकली इट इंक्लूडेड कि जो एज ऑफ मैरिज और मदरहुड इन दोनों के बीच क्या रिलेशन है दैट गाइड्स द हेल्थ एंड न्यूट्रिशनल स्टेटस ऑफ मदर इन्फेंट। क्योंकि आपको पता है कि अगर मैरिज एक सर्टेन एज से कम उम्र में हो जाए तो इससे न्यूट्रिशन जो इन्फेंट या फिर मदर्स है वो प्रभावित होते हैं, जो अल्टीमेटली ब्रेन डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रेन
एज वेल एज द मदर्स, उन सबको प्रभावित करता है। तो इन सब के रिलेशंस को आइडेंटिफाई करना है। तो एज पर द रिपोर्ट्स रिकमेंडेशन ऑफ टास्क फोर्स में क्या बात कही गई है कि जो एज ऑफ वुमेन एट द टाइम ऑफ हर फर्स्ट बर्थ शुड बी 21 ईयर। आर्गुमेंट इन फेवर ऑफ लीगल एज बढ़ाने के लिए, तो क्या फेवर में आर्गुमेंट दिए जाते हैं टू इंक्रीज द लीगल एज। तो बेसिकली अर्ली मैरिज अगर होते हैं वुमेन के, तो इट डिनाइज द हाईएस्ट अटेनेबल स्टैंडर्ड ऑफ जनरल सेक्सुअल एंड रिप्रोडक्टिव हेल्थ, बिकॉज अर्लियर मैरिज एज मींस मोर बर्डन, मोर प्रेशर एंड न्यूट्रिशनल स्टेटस वुमेन की खराब हो जाती है। दैट्स वाई जो एज ऑफ मैरिज कह सकते हो उसे बढ़ाने की जरूरत हो रिक्वायर नजर आ रही है। मैटरनल मोर्टेलिटी रेट, इन्फेंट मोर्टेलिटी एंड न्यूट्रिशनल लेवल ऑफ चिल्ड्रन, ये सब एक प्रकार से लिंक्ड होते हैं ऑन द एज ऑफ मदर, ये आपको भी पता होगा। मैरिज एट यंग एज का क्या मतलब हुआ कि नॉट इवन ए क्वार्टर ऑफ वुमेन इन इंडिया गेट इनटू द लेबर फोर्स बिकॉज दे गॉट मैरिड एंड व्हेन वंस इट गेट मैरिड शी गेट्स मैरिड, जो वर्क फोर्स में इंटर करने की जो भी इच्छाएं होती है वो खत्म हो जाती है, बिकॉज दे नीड टू एडजस्ट देयर हाउसेस, एडजस्ट द चिल्ड्रेन। तो ये सब समस्या फैमिली बर्डन आ जाती है, तो एक्सेस लोड नहीं लिया जा सकता है, आप समझ सकते हो। आर्गुमेंट्स जो अगेंस्ट में है, रेजिंग द फीमेल मैरिजेज इन सच कंट्री जहाँ पे सन प्रेफरेंस ज़्यादा है, पॉवर्टी ज़्यादा है, तो ये कहीं ना कहीं जो फीमेल इन्फेंटिसाइड है उसके प्रेवलेंस को बढ़ा सकता है और सेक्स सेलेक्टिव एबॉर्शन को बढ़ा सकता है। तो ये भी एक चिंता की ही बात है। It would mean that girls will always have no say in their personal matter until they are in 21 because एज ऑफ कंसेंट बढ़ा दिए जाएंगे। अब ये हिस्टोरिकल डेवलपमेंट देख सकते हो, जो हमारे वोमेन की जो एज है, एज ऑफ कंसेंट, उसको लगातार बढ़ाए गए। आप देख सकते हैं एज ऑफ कंसेंट जो 1891 में आया था, इसके तहत जो एज टू कंसेंट फॉर सेक्स वो 10 ईयर से बढ़ा के 12 ईयर्स कर दिए गए थे, और इसमें एज ऑफ मैरिज के बारे में कोई बात नहीं की गई थी। चाइल्ड मैरिज एक्ट 1929 आया था और इसको शारदा एक्ट पॉपुलरली जाना जाता है, इसे आपको याद रखना है प्रीलिम्स के लिए। और इसके तहत जो मिनिमम एज है मैरिज का फॉर गर्ल्स 14 ईयर्स और बॉयज़ के लिए 18 ईयर्स किए गए थे। उसके बाद क्या आया, प्रोहिबिशन ऑफ चाइल्ड मैरिज एक्ट 2006। इसके तहत एज लिमिट जो वुमेन के हैं वो 18 ईयर्स किए गए थे और बॉयज़ के 21 ईयर्स किए गए थे। तो ये हिस्टोरिकल डेवलपमेंट है, इसे भी आप थोड़ा सा याद रख सकते हो इंट्रोडक्शन के। ये इस्तेमाल कर सकते हो बेसिक आंसर राइटिंग में। सो लेट्स मूव टू द शॉर्टर न्यूज। The first news is about Chabahar Port, very important news, geographical point of view से as well as strategic या फिर इंटरनेशनल रिलेशन के लिए काफी इंपॉर्टेंट न्यूज है। सबसे पहली बात तो आपको ये याद रखनी है कि इसका लोकेशन चाबहार पोर्ट का ईरान में है। और क्या कंटेक्स्ट है, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कार्गो हैंडलिंग कैपेसिटी को बढ़ा रही है चाबहार पोर्ट में। और चाबहार पोर्ट आपको याद रखना है कि इट हैज जॉइंटली बीन डेवलप्ड बाय इंडिया, ईरान एंड अफगानिस्तान। तो ये याद रखना है इस
पोर्ट के डेवलपमेंट में अफगानिस्तान का भी रोल है, इंडिया का और ईरान का, तीनों का रोल है। और मल्टी मोडल ट्रांसपोर्ट ऑफ गुड्स एंड पैसेंजर्स के क्षेत्र में, और गल्फ ऑफ ओमान, ये भी आपको याद रखना है कि गल्फ ऑफ ओमान में ये लोकेटेड है। और इसकी मदद से इंडिया को एक प्रकार से सी लैंड एक्सेस मिल जाएगा, जिसके माध्यम से वो अफगानिस्तान और सेंट्रल एशिया तक वो एक्सटेंड कर सकते हैं थ्रू ईरान ईस्टर्न बॉर्डर। आप देख सकते हैं ये ईरान है, और यहाँ आप देख सकते हो चाहबार पोर्ट है। इसकी मदद से जो भी प्रोडक्ट्स है इंडिया के या फिर अफगानिस्तान या फिर सेंट्रल एशिया से, वो जा सकते हैं बाईपासिंग पाकिस्तान। देख सकते हैं पाकिस्तान को बाईपास किया जा सकता है आराम से, और अफगानिस्तान उसके बाद सेंट्रल एशिया में जाए जा सकते हैं। तो काफी इम्पोर्टेंट पोर्ट भारत के लिए है, एक प्रकार से आप कह सकते हो। और डेफिनेटली इट इज सीन एज ए काउंटर टू पाकिस्तान ग्वादर पोर्ट, क्योंकि पाकिस्तान का ग्वादर पोर्ट यहाँ पर देख सकते हो, which is being developed with Chinese investment, is located at a distance of around 80 km from the Chabahar port. The next news is about WHO Executive Board. तो क्या context है? Union Minister for Health and Family Welfare digitally chaired the 148th session of WHO Executive Board. अगर हम चेयरमैन पोस्ट की बात करें जो एग्जीक्यूटिव बोर्ड में होते हैं, तो रोटेशन बेसिस पे वर्क करते हैं फॉर 1 ईयर, यानी कि 1 ईयर पे जो चेयरमैन है वो चेंज होते रहते हैं रोटेशनल बेसिस पे अमंग द 6 रीजनल ग्रुप्स। अफ्रीका के हो गए, फिर अमेरिका के, साउथ ईस्ट एशिया, यूरोप, ईस्टर्न मेडिटेरेनियन, वेस्टर्न पैसिफिक, इन सब रीजन के जो चेयरमैन है रोटेट होते रहते हैं। अगर हम एग्जीक्यूटिव बोर्ड की बात करें तो 34 टेक्निकली क्वालिफाइड मेंबर्स होते हैं, जिन्हें 3 ईयर टर्म्स के लिए, यानी कि 3 ईयर टर्म्स के लिए चूज किए जाते हैं। क्या फंक्शन होते हैं इस एग्जीक्यूटिव बोर्ड का? तो जो भी डिसीजंस वर्ल्ड हेल्थ असेंबली लेता है उसे वो इम्प्लीमेंट करते हैं, क्योंकि इट इज एन एग्जीक्यूटिव बोर्ड एंड एडवाइसेस एंड फैसिलिटेट्स इट्स वर्क। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट न्यूज। इट इज अबाउट सेंट्रल सॉइल एंड मटेरियल रिसर्च स्टेशन, CSMRS। क्या कंटेक्स्ट है? तो रिसेंटली ए मीटिंग वाज हेल्ड, तो दैट्स व्हाई इट इज इन न्यूज। सो अगर हम बात करें सेंट्रल सॉइल एंड मटेरियल रिसर्च स्टेशन की, तो इट इज एन अटैच्ड ऑफिस जो डिपार्टमेंट ऑफ वाटर रिसोर्स, रिवर डेवलपमेंट एंड गंगा रिजुविनेशन इसके अंतर्गत आता है, विच इज इटसेल्फ अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति, एंड इट डील्स विद फील्ड एंड लेबोरेटरी इन्वेस्टिगेशन, basis and applied research and problems in geotechnical engineering, construction materials and allied fields. अन्य क्या फंक्शन है? तो बेसिकली डील्स विद फील्ड विच इज रिलेवेंट टू रिवर वैली प्रोजेक्ट विद इन इंडिया एंड नेबरिंग कंट्री। ये याद रखना है कि डील्स विद फील्ड रेलिवेंट टू रिवर वैली प्रोजेक्ट विद इन इंडिया एंड नेबरिंग कंट्री लाइक से कि नेपाल, भूटान, अफगानिस्तान, म्यांमार। It also provides consultancy to strategic international project like Puna Sangchu, Bhutan. तो कंसल्टेंसी भी प्रदान करते हैं स्ट्रेटेजिक इंटरनेशनल प्रोजेक्ट के क्षेत्र में, आप यहाँ देख सकते हो। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट न्यूज। इट इज अबाउट फ्लोटिंग सोलर प्रोजेक्ट। तो क्या कंटेक्स्ट है? तो बेसिकली वर्ल्ड्स लार्जेस्ट फ्लोटिंग सोलर प्रोजेक्ट विच इज ऑफ 600 मेगावाट सोलर एनर्जी कैपेसिटी, इसे कंस्ट्रक्ट किए जाएंगे ओमकारेश्वर डैम के ऊपर ऑन नर्मदा रिवर इन खांडवा, मध्य प्रदेश। तो ये पावर जनरेशन का काम एक प्रकार से 2022 से 23 में शुरू हो जाएगा। और आपको पता होना चाहिए कि जो फ्लोटिंग सोलर प्रोजेक्ट है इसको वैल्यूएबल लैंड की जरूरत नहीं होगी, बिकॉज आपको पता है कि इट विल बी गोइंग टू बी constructed at Omkareshwar Dam, so they doesn't require land. लेकिन ये जो प्रोजेक्ट तैयार किए जा रहे हैं इस डैम के ऊपर, ये 25 से 30% कॉस्टलियर होंगे, यानी कि इन्हें चीपर होना चाहिए लेकिन नहीं, ये कॉस्टलियर होगी, और इसे आपको याद रखना है। FSP यानी कि फ्लोटिंग सोलर प्रोजेक्ट जो भारत में तैयार किए जा रहे हैं, अभी 10 किलोवाट प्लांट कोलकाता में है, 100 किलोवाट का NTPC तैयार कर रही है केरला में, और 2 मेगावाट प्रोजेक्ट बाय ग्रेटर विशाखापट्टनम स्मार्ट सिटी कॉर्पोरेशन विशाखापट्टनम में।
लेट्स मूव टू द नेक्स्ट न्यूज। इट इज अबाउट ग्रेटर एडजंट स्टॉक। क्या कंटेक्स्ट है? तो बिहार में कम्युनिटी पार्टिसिपेशन इन कंजर्वेशन वो इंक्रीज हुआ है। ग्रेटर एडजंक्ट स्टॉक पॉपुलेशन फ्रॉम 78 इन 2007 से अब ये नियरली 600 हो गया है 2020 में। तो काफी अच्छी बात है क्योंकि कम्युनिटी पार्टिसिपेशन की मदद से कहीं ना कहीं एडजंट स्टॉक के पॉपुलेशन को बढ़ाने में मदद मिली है। ये जो वर्ड है यानी कि एडजंट स्टॉक, ग्रेटर एडजंट स्टॉक, इट हैज ओनली 3 नॉन ब्रीडिंग ग्राउंड इन द वर्ल्ड। पहला 2 तो इंडिया में ही है, असम एंड बिहार में, और 1 इज इन कम्बोडिया। IUCN स्टेटस इंडेंजर्ड है, तो ये काफी इंपॉर्टेंट न्यूज है, आपको याद रखनी होगी। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट न्यूज। इट इज अबाउट K2। क्या कंटेक्स्ट है? तो बेसिकली टीम ऑफ क्लाइंबर्स फ्रॉम नेपाल बिकम द फर्स्ट माउंटेनियर टू सक्सेसफुली कंप्लीट ए विंटर अटेम्प्ट ऑन द समिट ऑफ K2। इंपॉर्टेंट है K2 पीक के बारे में जानना। तो K2 एक प्रकार से ओनली माउंटेन जो 8000 मीटर यानी कि 8 किलोमीटर एबव है, और अभी तक इसे विंटर में समिट यानी कि इस पर चढ़ाई विंटर में तो नहीं ही की गई थी। तो दैट्स वाई जो फर्स्ट माउंटेनियर्स अब इन्होंने विंटर में भी चढ़ाई सक्सेसफुली कर ली। तो ये K2 पीक जो है वो काराकोरम रेंज में लोकेटेड है, बिल्कुल याद रखना है आपको, टू द नॉर्थ ईस्ट ऑफ द हिमालय। और K2 is surrounded by 5 of the world's 17 highest mountain. K2 is world's second tallest peak, याद रखना है, आफ्टर माउंट एवरेस्ट, एंड लोकेटेड इन पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर। तो ये भी याद रखने हैं आपको। लेट्स मूव टू द लास्ट न्यूज। इट इज अबाउट सक्कारा। तो सक्कारा एक ब्यूरल ग्राउंड है, आप कह सकते हो, जो इजिप्ट में सिचुएटेड है। और रिसेंटली इजिप्ट अनकवर्ड ए फ्यूनरी टेम्पल एंड द ओल्डेस्ट कॉफिन्स एवर फाउंड इन सक्कारा, लोकेटेड इन साउथ कैरो। ये याद रखना है। अनलॉकिंग मोर सीक्रेट जो एंशिएंट ब्यूरल साइट है इजिप्शियन सिविलाइजेशन के। सक्कारा इज होम टू मोर देन डजन ऑफ पिरामिड। तो ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना है कि सक्कारा पिरामिड्स के लोकेशन के लिए फेमस है और ये इजिप्ट में है। इट वॉज ए वास्ट नेक्रोपोलिस ऑफ एंशिएंट इजिप्शियन कैपिटल ऑफ मेम्फिस, और एक यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी है। सो फ्रेंड्स, ये थी हमारी आज की न्यूज। होप आप लोगों को पसंद आ रही होगी, और अगर पसंद आ रही है तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट जरूर करें। थैंक यू वेरी मच।